नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तवांग झड़प से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सैटेलाइट इमेज से चीनी साजिश का खुलासा हुआ है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सैटेलाइट इमेज की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह बड़ी खबर तो श्रीगाद से एयरबेस पर चीन की बड़ी तैयारी। चीन ने ड्रोन, लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तवांग झड़प के बाद वायुसेना चौकस लड़ाकू विमानों की तैनाती अब बढ़ाई जा रही है। जी हां, ईस्टर्न सेक्टर में अब अभ्यास किया जाएगा। कमांड स्तर पर होगा युद्धाभ्यास, ये बड़ी खबर। इसके अलावा देखिए 15 और 16 दिसंबर को होगा युद्धाभ्यास। चीन से जारी तनाव के बीच पूर्वी इलाके में भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास करेगी। भारतीय वायुसेना कमांड स्तर पर युद्ध अभ्यास करेगी और वायुसेना की पूर्वी कमान का कमांड स्तर पर युद्ध अभ्यास 15 और 16 दिसंबर को किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में वायुसेना के लड़ाकू विमान शामिल होंगे। वही एलएसी पर झड़प के बाद एलएसी पर चीनी विमानों की सक्रियता दिखाई दे रही है। साथ ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी उड़ान भर रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे कि किस तरीके से चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वायुसेना लगातार युद्ध अभ्यास करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखिए 15 और 16 दिसंबर को भी युद्ध अभ्यास भारत की तरफ से किया जाएगा। वायुसेना की तैनाती करने की पूरी तैयारी भारत ने कर ली है। हालांकि इस बार कोई ऐसा मौका चीन को नहीं देना चाहती है भारत, जिससे कि किसी भी तरीके से सीमा से छेड़छाड़ किया जा सके। हालांकि वो तस्वीरें जब आपने देखा था 9 दिसंबर का एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था, जब सीमा विवाद को लेकर के जिस तरीके से चीन के सेना के तरफ से उस सीमा को पार करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने उन्हें रोका और उसके बाद वो झड़प की तस्वीरें सामने आई थी। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि वायुसेना को तैनात किया जा चुका है और अब युद्ध अभ्यास की भी शुरुआत होगी। और देखिए पूरे एलएसी पर जी हां, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सुखोई 30 को तैनात किया गया है। और सुखोई 30 जवाब देने में माहिर है, निस्तेनाबूद करने में माहिर है। और देखिए इसीलिए इस बात का जिक्र रक्षा मंत्री ने किया कि देखिए हम सक्षम हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम इतने मजबूत हैं कि हम जवाब दे सकते हैं। इसीलिए अब चीन को भी संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये शेरदिल पीएम नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। इस बात का भी जिक्र तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से किया गया है कि जवाब दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कूटनीतिक तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इस पूरे मुद्दे को उठाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका से भी बयान जारी किया गया। अमेरिका से व्हाइट हाउस से इस बात का जिक्र हुआ है कि हमारी नजर लगातार बनी हुई है और जो कुछ भी पीएलए या फिर चीन की तरफ से किया गया है उस पर जो एक्शन हुआ है उससे हम सहमत है। यानी कि बहुत ही अच्छा हुआ कि ये जो झड़प हुई ये बहुत समय तक नहीं चला। जल्द से जल्द जो दोनों सीना है वो बाउंड्रीज को छोड़कर पीछे हट गए। लेकिन इस बात का जिक्र हर बार हर सत्र में किया गया, क्योंकि अब आने वाले वक्त में जो भी एक्शन होगा उसका बहुत ही बड़ा रिएक्शन हिंदुस्तान की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि 1962 के हिंदुस्तान में और अब के हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। तो हालांकि देखिए भारत की तरफ से बार बार चीन को चिताया भी जा रहा है कि जिस तरीके के उसके मंसूबे हैं और सीमा से छेड़छाड़ करने की कोशिश चीन लगातार करता आया है। पिछली बार जब वो तस्वीरें आपने देखी थी गलवान वैली में भी इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आई थी, जब सीमा से छेड़छाड़ करने की कोशिश, क्योंकि सीमा को लांघ करके पेट्रोलिंग करने की कोशिश की गई थी चीनी सैनिकों की तरफ से, जिसके बाद उन्हें रोका गया था, झड़प भी हुई थी। और एक बार फिर से 9 दिसंबर को ये तस्वीरें सामने आई, जब वो तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से एलएसी को लेकर के एक बार फिर पेट्रोलिंग को लेकर पूरा विवाद हुआ। चीन ने क्रॉस करने की कोशिश की उस सीमा को, जो कि भारत की सीमा, लेकिन कैसे भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया उन्हें। और देखिए सीधा सदन की तरफ रुख करते हैं, जहां पर इस पूरे मसले को लेकर विवाद चल रहा है। में लिखा है अध्यक्ष महोदय 721 इतने ग्राम पंचायत को ओएफसी देकर उन्होंने कार्यान्वित किया है। लेकिन मेरे जानकारी से शुरू में कई ग्राम पंचायती ने ये पैकेज लिया था और उसका इस्तेमाल चालू किया था, लेकिन बाद में एक 6 महीने के बाद सारे के सारे बहुत से ग्राम पंचायत ने ये अपनी सर्विस बंद कर दी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अच्छी एक योजना थी, लेकिन उसको सक्सेस होने के लिए क्या कठिनाई है उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, इन्होंने
इम्प्लीमेंटेशन है, दो तरीके से हुआ है। बहुत सारे राज्यों में केंद्र सरकार ने डायरेक्टली BBNL के जरिए या BSNL के जरिए से किया है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि हम अपने आप करना चाहेंगे, और उन राज्यों को फिर स्टेट लेड मॉडल में दिया गया। महाराष्ट्र भी एक ऐसा स्टेट है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि हम ये काम अपने हाथों में लेना चाहेंगे, तो ये काम उनको दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली 2-2.5 साल तक करीब करीब जो बहुत अच्छा काम का पीरियड था, उस पीरियड में काम कुछ विशेष हुआ नहीं। अब इस काम में तेजी आ रही है, और जो माननीय सांसद महोदय का क्षेत्र है उसमें भी काम में बहुत तेज गति से अभी काम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी साहब से कि इस BBNL को और कोई प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी को अटैच करके ये स्कीम चालू करने की सरकार का कुछ ब्यौरा है क्या? बिल्कुल नहीं अध्यक्ष जी, BBNL को BSNL के साथ मर्ज किया जा रहा है, क्योंकि दो अलग अलग कंपनी होने से इस तरह की व्यवस्था हो रही थी कि इंटरनेशनल बैंडविड्थ की जो पाइपलाइन आती थी उसके आगे BSNL और BBNL इसके बीच में हमेशा कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती थी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक अच्छा निर्णय लिया कि BBNL और BSNL को मर्ज कर दें, जिससे कि सीमलेस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंडविड्थ पहुंच सके। श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर। प्रताप राव जाधव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये जो BSNL और BBNL के माध्यम से महाराष्ट्र के लगभग सभी तो फिलहाल ये दो तस्वीरें आपको लोकसभा और राज्यसभा की दिखा रहे हैं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि जिस तरीके से LAC को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हुआ था, और उसी एंटी इनकम्बेंसी को भी न आने दिया, क्योंकि हम अच्छे काम किया। ये अच्छे काम लोगों तक लेके जाके कैसे जीत सकते हैं 7 बार एक पार्टी का संगठित शक्ति का एक उदाहरण है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री जी ये भी कहा है, हम कार्यकर्ता के बल पर, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकते हैं। इसके लिए गुजरात एक उदाहरण है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और G20 के बारे में प्रधानमंत्री सभी हमारे MPs को एक क्लैरियन कॉल दिया। G20 सरकार का कार्यक्रम नहीं है, G20 बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, G20 प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं है, G20 भारत का कार्यक्रम है, और ये भारत का लोगों का कार्यक्रम बनना चाहिए। सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में उन्होंने कहा, जिस शहर में G20 का कार्यक्रम होता है उस शहर में हम और ज़्यादा इंतजाम करके लोगों को इन्वॉल्व करके स्वच्छता कार्यक्रम करना चाहिए। जो विदेशी मेहमान आएंगे, अतिथि देवो भव, इसका अपनाते हुए उनको स्वागत करना चाहिए। जिस शहर में हो रहा है उधर रंगोली लगाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, अतिथियों के स्वागत देते हुए। और सभी लोगों को इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनोवेटिव आप थिंकिंग करो, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, हमारे सब MP गण को उन्होंने आह्वान किया है। इसके बारे में सभी MPs को सोचने के लिए उन्होंने तो जो 2-3 आइडिया दिया है, उसके साथ ही साथ आप भी सोचो कैसे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें, ऐसे सोचो, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया। प्रधानमंत्री के अलावा किसी और माननीय JP नड्डा जी भी बात की है। जैसे मैंने कहा, CR पाटिल के बारे में प्रधानमंत्री जबरदस्त प्रशंसा की कि उनके ने बहुत हार्ड वर्क करके बीजेपी गुजरात में जीत दिलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे प्रधानमंत्री।
सर ये फेलिसिटेशन और मोदी जी का जो स्वागत हुआ वो गुजरात इलेक्शन का और G20 भी था या ऐसा? गुजरात इलेक्शन के जीत के बारे में माननीय मोदी जी का स्वागत हुआ, रिकॉर्ड जीत। तो देखिए, आप प्रहलाद जोशी को सुन रहे थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक खत्म हुई और इस बात का जिक्र हुआ कि गुजरात की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये मैंडेट हमें दिया। आगे बढ़ते हैं और आगे अब क्या खबर है, सुरभि जरा बताएं। तो चीन ने विवाद का नया फ्रंट खोला है और उस फ्रंट पर सेना ने ऐसा जवाब दिया कि चीन से ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। अब जरा देखिए, सबसे पहले आपको मैप के जरिए अरुणाचल के उस विवादित केंद्र तक ले चलते हैं जहां पर चीन ने चढ़ाई करने की कोशिश की है। अब जरा मैप को आप ये देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है ये ही पूरा एलएसी वाला क्षेत्र है जो इधर से यानी कि 5 राज्यों को टच करता है और 5 राज्यों को टच करने वाला ही ये जो एलएसी है जहां पर पूरा विवाद जो है वो देखने को मिलता है। फिलहाल अगर हम बात करें जिस सेक्टर में पूरा विवाद हुआ, जहां पर झड़प हुई, वो ये सेक्टर है और इसी सेक्टर में जो पीएलए और जो जवान थे उनके बीच में ये झड़प देखने को मिली। तो हालांकि देखिए, अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ ये सेक्टर सामने आता है, तवांग सेक्टर, जिसको लेकर के पूरा विवाद देखने को मिला और यही जो सीमा लगती है इसी सीमा को लेकर के विवाद हुआ था कि चीनी सैनिकों की तरफ से यहां पेट्रोलिंग करने की कोशिश की गई थी सीमा को लांघते हुए, जिसके बाद से भारतीय सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए रोका था। और देखिए, वैसे ये पहली बार नहीं है बल्कि इससे पहले चीन से 7 सीमा को लेकर जो बड़ा विवाद सामने आया वो दरअसल गलवान से आया था। तो देखिए, गलवान में 20 और 21 जून 2022 को चीन और भारतीय सेना के बीच झड़प हुई थी। अब ये वो मैप है जब गलवान वैली को लेकर के ये पूरा झड़प हुआ था और ये वो मैप हम आपको दिखा रहे, देखिए लद्दाख और गलवान, क्योंकि ये वो सीमा थी जहां पर सबसे पहले वो तस्वीर सामने आई थी जिस वक्त दोनों सैनिक आमने सामने यानी भारत और चीन के सेना। बिल्कुल देखिए, और ये पूरा विवाद देखिए किस तरीके से यही वो 5 राज्य हैं जहां से पूरा एलएसी विवाद जो है वो पनपा हुआ है। बड़ी बात देखिए, ये हिंदुस्तान दावा करता है कि लगभग 3800 किलोमीटर का पूरा जो ये एलएसी का वर्ग है, ये जो पूरा एलएसी वाला एरिया है यही पूरा विवादित है। लेकिन चीन का ये कहना है कि नहीं, 3800 नहीं, 3400 किलोमीटर नहीं, ये सिर्फ 2000 किलोमीटर का एरिया है जो कि विवाद इस पर बना हुआ है। लेकिन बड़ी बात देखिए, आप ये जो पूरा एरिया देख पा रहे हैं, ऑक्साई चीन जो पिछले बार जो लगातार हमले हुए थे यानी कि 1962 में जो हमला किया गया था उस वक्त ऑक्साई चीन पर कब्जा कर लिया गया था, जो लगातार दावा चीन करता है। लेकिन देखिए 2020 में यही वो घाटी है जहां पर 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया था और चीन के 40 जो सैनिक थे वो भी वहां पर घायल हुए थे। हालांकि चीन इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि हमारे जवान उसमें मारे गए थे, लेकिन हां इस बात का जिक्र हर बार होता है, हर प्लेटफॉर्म पर होता है कि मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया था। बिल्कुल सचिन, ठीक है आपने। हालांकि 9 दिसंबर को लेकर के देखिए चीन को भी कहीं ना कहीं मानना पड़ गया कि उन्हें मुंह की खानी पड़ गई है। वैसे जिन इलाकों में भारत और चीन के बीच सीमा डिस्प्यूट है वो तो आपने देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच लगने वाली सीमा से कितने राज्य जुड़ते हैं? और देखिए, जैसे कि हम लगातार शुरुआत से जिक्र कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन से वो सीमा है जो एलएसी से लगते हैं। जरा आप ये देखिए, जम्मू कश्मीर 1597 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है। हिमाचल प्रदेश, देखिए एलएसी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है और ये 3 पार्टों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जो कि 200 किलोमीटर का, उसके बाद देखिए उत्तराखंड 345 किलोमीटर। अब देखिए अगर आप साइड में देखेंगे तो सुरभि आपको बताएंगे 2 राज्य और कौन कौन से हैं। बिल्कुल सचिन, और देखिए 2 और राज्य जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये इलाका पड़ता है सिक्किम का, 220 किलोमीटर की दूरी यहाँ, और उसके ठीक बाद में अरुणाचल प्रदेश है, 1126 किलोमीटर का ये पूरा दूरी है। हालांकि ये वो राज्य और वो सीमाएं लग करके आती है जिसमें गलवान वैली से पहले विवाद शुरू हुआ और उसके बाद अब देखते देखते तवांग वैली तक ये पहुंच चुका है। तवांग वो सेक्टर जहां हाल फिलहाल में ये झड़प देखने को मिली भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस झड़प को लेकर के अभी तक जब बातचीत करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाना चाहिए, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो पूरा मामला शांत नहीं हुआ है और इस झड़प को लेकर के हालांकि अभी भी स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने सुरभि, लेकिन देखिए चीन की तरफ से भी इस बात का जिक्र हुआ कि यथास्थिति जो है वो वहां पर करंट सिचुएशन है, फिलहाल वो शांत होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन चीन की तरफ से जो हिमाकत बार बार की जा रही है उसका जवाब हिंदुस्तान के तमाम जवान लगातार दे रहे हैं। इसलिए देखिए किस तरीके से 1993 में आधिकारिक तौर पर एलएसी को बॉर्डर मानने पर राजी हुआ था।
और देखिए तवांग कॉन्फ्लिक्ट के पीछे चालबाज चीन की साजिश क्या है? क्या तवांग में चीन की घुसपैठ की कोशिश सोची समझी साजिश थी? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जिनपिंग लगातार चीन में घिरते जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको चीन की साजिश समझाते हैं। जिनपिंग आर्थिक मोर्चे पर नाकाम होती जा रहे हैं, वो अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई की मार से जनता परेशान है। शी जिनपिंग के खिलाफ चीन में आवाज भी उठने लगी है। देश में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर चीन की छवि भी खराब हो रही है क्योंकि उइगर मुस्लिमों के शोषण का आरोप अब उन पर लगता जा रहा है। वही पीओके पर भारतीय एक्शन का डर भी चीन को सता रहा है क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच जो आर्थिक गलियारों में खींचतान लगातार जारी है, उस प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडरा रही है। भारत की बढ़ती ताकत के बीच चीन परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के बीच चीन चिंतित है और मोदी की ग्लोबल लीडर की बनती छवि से चीन परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि दुनिया के देश भारत की ताकत का लोहा मान रहे हैं। इससे चीन परेशान है। और अंत में आपको देखिए कि हाल ही में 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता भारत को सौंप दी गई। इस मंच से भारत अपनी वैश्विक छवि को प्रमोट करने का काम करेगा। इस विजन से चीन बौखलाया हुआ है, परेशान है। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तवांग झड़प पर यूएस के रक्षा विभाग का बयान सामने आया। सहयोगियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यूएस ने इस बात का जिक्र किया, मौजूदा हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। हालात को काबू करने में भारत के प्रयासों का समर्थन है। दोनों पक्ष जल्द अलग हो गए, यह राहत की बात है। यह अमेरिका की तरफ से अपना रुख जो है वो उन्होंने साफ किया कि जो कुछ भी हुआ उस पर हमारी नजरें बनी हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरा मामला ज्यादा खिंचाव जो है इसका नहीं हुआ और जल्द से जल्द दोनों जो सेना है वो अपने बॉर्डर्स को छोड़कर पीछे हट गए। So I can tell you that DoD continues to closely watch developments along the line of actual control at the India-China border. We have seen the PRC continue to amass forces and build military infrastructure along the so-called LAC, but I would defer you to India in terms of their view. और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन खुश है कि भारत और चीन दोनों अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प के बाद तेजी से पीछे हट गए। मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा कि अमेरिका स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और दोनों पक्षों को विवादित सीमाओं पर चर्चा करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें खुशी है कि दोनों पक्ष संघर्ष से जल्दी से अलग हो गए और इस बात का जिक्र किया गया। तवांग पर यूएस की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो अमेरिका स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है, ये प्रेस सचिव की तरफ से कहा गया। हालांकि यह भी कहा गया कि विवादित सीमाओं पर चर्चा करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय चैनल्स का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि हमें इस बात की ज्यादा खुशी है कि दोनों पक्ष संघर्ष से जल्दी अलग हो गए। और देखिए तवांग में झड़प के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। एलएसी पर सेना की गतिविधियां तेज हो गई हैं। कई इलाकों में सैन्य तैनाती भी अब बढ़ा दी गई है। एलएसी से सचे इलाकों में तैनाती और ज्यादा कर दी गई है। कई जगहों पर लड़ाकू विमानों को भी अलर्ट पर रखा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। तवांग में झड़प के बाद से अब भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। एलएसी पर सेना की गतिविधियों को तेज कर दिया गया है। वायुसेना को भी गश्ती बढ़ाने के लिए कह दिया गया है। साथ ही साथ उनकी तैनाती और युद्ध अभ्यास की भी शुरुआत 15 और 16 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के पहले ही स्थितियां साफ की गई थी और कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन्हें फ्री हैंड है और इसी वजह से अब देखिए जिस तरीके की गतिविधियां देखी जा रही है एलएसी पर, ऐसे में सेना की तैनाती और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। देखिए एलएसी से सटे इलाकों में अब जो फोर्स है वो एक्टिव हो चुकी है। अब थल सेना की बात करें या वायुसेना की बात करें, सभी अटैकिंग मोड में हैं और अलर्ट मोड में है कि कहीं पर भी अगर कोई भी घटना या फिर कोई भी एक्शन दिखाई देता है तो उसका रिएक्शन भी ऐसा हो कि एक नजीर पेश की जाए। और वहीं चीन के साथ सीमा पर हुई झड़प के बाद बयानबाजी भी अब जारी है। डोकलाम में भी जैसे पहले
चीन ने दुस्साहस करके कब्जा किया था। अनकन्फर्म्ड खबरें ये आ रही हैं कि डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चिकन्स नेक तक, जिससे हमारे सातों उत्तर पूर्व के प्रांतों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, चीन ने सड़कें बना ली हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं। वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे। जो आर्मी ने कल किया, मेरे ख्याल में पूरा देश का समर्थन के साथ किया है। और मैं तो राजनाथ सिंह साहब से ये भी कहा, हमारे रक्षा मंत्री के, कि इस विषय पे आप लोग एक साथ दिखाना चाहिए लोगों को, दुनिया को, कि भारत एक है। हर पार्टी के हर व्यक्ति जो है इस विषय पे हमारी फौज के साथ है। जहां कहीं भी चीन से झड़प हो रही है, जहां कहीं भी चीन हमारी जमीन पर घुस रहा है, जहां कहीं भी चीन हमको पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा है, जहां पर हम बरसों से करते आ रहे भारत की जमीन पर, 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। चीन अपनी खुरापाती चालों से बाज नहीं आएगा, तो हर उस चालाकी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जिससे देश की सुरक्षा पर कोई घात करने की कोशिश करेगा। कर्नाटक में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जेडीएस से गठबंधन की तैयारी में है। गठबंधन करके बीजेपी मैसूर क्षेत्र के 89 सीटों को साधना चाहती है। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 113 है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 104 सीटें मिली थी। उनमें से पुराने मैसूर में 89 में से सिर्फ 22 सीटें ही पार्टी जीत पाई थी। कांग्रेस ने 32, जेडीएस ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2009 में जेडीएस ने बीजेपी खासकर येदियुरप्पा को 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले के तहत में समर्थन नहीं दिया था, तब सरकार गिर गई थी। इसके बाद सहानुभूति फैक्टर येदियुरप्पा के पक्ष में रहा और बीजेपी चुनाव में जीत गई। तो कर्नाटक मिशन पर अब बीजेपी जुट चुकी है। मैसूर में 89 में से 22 सीटें जीत पाई थी बीजेपी और इस बार अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। जिस तरीके से गुजरात में प्रचंड बहुमत मिले बीजेपी को, ऐसे में कोशिश जारी है कि तमाम राज्यों में भी अपनी पकड़ को और पैठ को और मजबूत कर सके।